नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में जाति पर सियासत थम नहीं रही। बिहार की राजनीति जाति से ऊपर उठ ही नहीं रही। इन दिनों कुशवाहा वोट बैंक पर सबकी नजर है और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने एक बार फिर से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का मुद्दा उठा दिया। तो जगदेव प्रसाद की जयंती के बहाने तेजस्वी यादव ने भी कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी देने की बात कह दी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो आलोक मेहता को छू करके दिखा दे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल की देरी है, लेकिन बिहार में जातिगत राजनीति की गोटियां सेट की जाने लगी है। कोई हक मांग रहा है तो कोई हकमारी की बात कह रहा है। बुधवार को आरजेडी ने पटना में जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई। जयंती जगदेव प्रसाद की थी और निशाने पर था कुशवाहा वोट बैंक। आरजेडी नेता और बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने एक बार फिर समाज को 10 और 90 में बांटने की कोशिश की। आज हमारे लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिलहाल जेडीयू से नाराज कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा बार बार नीतीश कुमार से अपना हक मांग रहे हैं। आलोक मेहता ने उपेंद्र कुशवाहा पर भी निशाना साधा और कहा कि आपने तो पूरे समाज को खाना बदोश बना दिया है। कहीं विश्वास जमने नहीं दिया। खाना बदोश की तरह टेंट गाड़, आज टेंट गाड़ लिया एक दल में, कल टेंट गाड़ लिया उधर, परसों किसी और की तरफ। घर आपने कहाँ बनाया जो हिस्सा मांग रहे हैं। मौके पर मौजूद तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कुशवाहा समाज को चुनाव के दौरान भी उचित हिस्सेदारी दी जाएगी। जान लीजिए आप लोग, किसी की हिम्मत नहीं है जो आलोक मेहता को छू करके दिखा दे। तो जो है 4 कदम आगे बढ़ाइए और हम 16 कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस हिसाब की हिस्सेदारी है उस हिसाब से आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि आरजेडी ने कुशवाहा वोट बैंक पर नजर डालकर ये जताने की कोशिश की है कि उनकी नजर बीजेपी के साथ जेडीयू के भी वोट बैंक पर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो आखिर कुशवाहा समाज पर सबकी नजरें क्यों हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बिहार में जातिगत समीकरण की राजनीति हमेशा से होती रही है और इसीलिए कुशवाहा समाज की चर्चा आजकल इन दिनों राजनीति में खूब हो रही है, बिहार में खूब हो रही है। बिहार में 2 सियासी समीकरण सबसे ज्यादा चर्चित हैं। एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव और लव कुश यानी कि कुर्मी और कुशवाहा का समीकरण, जिस पर सभी राजनीतिक दल जो हैं अपने हिसाब से राजनीति करते रहे हैं। लव कुश की राजनीति से नीतीश कुमार आगे बढ़े। कुशवाहा वोट नीतीश का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब उसी में सेंधमारी की कोशिश हो रही है, उसी पर अपनी दावेदारी की कोशिश हो रही है। आरजेडी को एमवाई समीकरण की पार्टी माना जाता रहा है, लेकिन उसने भी अब अपनी छवि को उससे बाहर निकालने की कोशिश की है। जगदेव जयंती के बहाने आरजेडी की नजर अब कुशवाहा वोट बैंक पर है। उपेंद्र कुशवाहा पर समाज को खाना बदोश बनाने का आरोप लगाते हुए उसी वोट बैंक पर निशाना साधा जा रहा है। तेजस्वी ने हिस्सेदारी के हिसाब से अब टिकट बंटवारे की या टिकट देने की बात कहकर इसे और हवा दे दिया है और यही वो वजह है जिसे कुशवाहा समाज के ऊपर अपनी दावेदारी के साथ बयान वीर सामने नजर आ रहे हैं। आलोक मेहता आज जाति की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। आलोक मेहता के पिता तुलसीदास मेहता भी बिहार सरकार में मंत्री रहे थे, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वे कर्पूरी और लोहिया को अपना आदर्श मानते थे। और वहीं आलोक मेहता की बात करें तो आलोक मेहता की बहन सुहेली मेहता भी राजनीति में बेहद सक्रिय हैं और जेडीयू की प्रवक्ता भी हैं। आलोक मेहता सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। आरजेडी नेता और मंत्री आलोक मेहता के
शासन की अगर बात करें, जिसमें 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा के बयान के बाद अब सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं तो सहयोगी कांग्रेस ने इसे 90 के दशक में ले जाने वाला सियासत करार दे दिया। कांग्रेस ने आलोक मेहता पर बिहार में जातीय आग लगाने की कोशिश का आरोप लगा दिया, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू इसके समर्थन में खड़े हैं। देखिए, सरकार की निगाह में सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो 1% हो या 99%। इसलिए कांग्रेस पार्टी मंत्री आलोक मेहता जी से आग्रह करती है कि वो राज धर्म का पालन करें, बिहार को एक बार फिर 90 के दशक में पहुंचाने की कोशिश न हो। जातीय हिंसा के नाम पर तब न जाने कितनी लाशें गिराई गई, एक बार फिर उसी तरह जातिवाद की आग लगाने की कोशिश हो रही है। इससे बिहार का नुकसान होगा। आप जैसे परिवारवादी और जातिवादी राजनेताओं के राजनीतिक दुकान पर ताला लगाने का काम करेगी बिहार की जनता, न कि आपके साथ जाने का काम करेगी। भाजपा से हमें कोई सीख की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि हमने वंचितों को आवाज़ दी, हमने शोषितों को आवाज़ दी, हमने पिछड़े अति पिछड़ों को आवाज़ दी और उनको पहचान दी। लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय के प्रति जो अपना संकल्प दोहराया है, वो चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी समाप्त नहीं कर सकती है। हर पार्टी की अपनी नीति और सिद्धांत होते हैं, इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जब हम A to Z की बात करते हैं तो हर किसी का विकास उसमें शामिल होता है। जमाना आगे बढ़ रहा है, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, जाति की बेड़ियां टूट रही हैं, इसलिए जरूरी है कि हम हर किसी के विकास के विषय में सोचें। तो अपने बयानों से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने वाले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के तेवर बदले हुए नहीं है। नोटिस का जवाब देते हुए सुधाकर सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को दूसरी पार्टी का नेता करार दे दिया, साथ ही तेजस्वी की A to Z वाली पॉलिसी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सुधाकर का आरजेडी को करारा जवाब, तेजस्वी के A to Z के दावे को नकारा, गलती मानने से इनकार। 17 जनवरी 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन आरजेडी ने अपने विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को नोटिस थमाया था। आरजेडी ने सुधाकर सिंह से पूछा था कि आप बार बार नीतीश सरकार पर हमला करके पार्टी की नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। 30 जनवरी 2023 को सुधाकर सिंह ने आरजेडी को अपना जवाब भेज दिया। अब भाई ऐसे आदमी कौन क्या बोल देता है वो अलग बात है, मगर उनको तथ्य के आधार पर जो पूछा गया है उसका उत्तर होगा तो उस पर निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और अनुशासन समिति लेंगे। सुधाकर सिंह ने पार्टी को 4 पन्ने का लंबा चौड़ा जवाब भेजा है। न्यूज 18 के पास सुधाकर सिंह के जवाब की कॉपी भी मौजूद है। आप भी देखिए सुधाकर सिंह ने क्या लिखा है। आदरणीय सिद्दीकी साहब, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार दिनांक 17 जनवरी 2023 को आपके द्वारा भेजा गया नोटिस मुझे व्हाट्सएप के जरिए मिला है। उस नोटिस के संदर्भ में अपनी कुछ बातें संक्षेप में रखना चाहूंगा। इसके बाद सुधाकर सिंह ने काफी विस्तृत ढंग से अपनी बात लिखी है। हम आपको उनके जवाब की मुख्य बातें बता देते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं। दूसरे दल के नेता पर पार्टी में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। मंडी कानून पर पार्टी के एजेंडे के तहत ही बयान दिया है। बयान के बाद मुझ पर व्यक्तिगत हमला किया गया, तब पार्टी के किसी नेता ने साथ नहीं दिया। मुझे अकेले नोटिस भेजना ठीक नहीं, ये आरजेडी के A to Z की पुष्टि नहीं करता। नीतीश ने आरजेडी के विकास को नकारा है। जाहिर सी बात है कि अपने जवाब के जरिए सुधाकर सिंह ने साफ कर दिया है कि नोटिस के बावजूद उनके तेवर नरम नहीं पड़ने वाले हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव बार बार कहते फिरते हैं कि आरजेडी MY की नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। सुधाकर सिंह ने तेजस्वी के A to Z के दावे पर हमला कर ये जता दिया है कि वो अब नीतीश के साथ आरजेडी से भी दो हाथ करने को तैयार हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो नोटिस का जवाब सुधाकर सिंह की तरफ से जरूर दिया गया और जवाब देते हुए उनकी तरफ से नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी के A to Z पर भी सवाल खड़े किए गए। दरअसल सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं। नीतीश पर हमले की वजह से कृषि मंत्री की कुर्सी तक उनकी जा चुकी है। जिस कुर्सी पर वो बैठे उस कुर्सी से उन्हें हटा दिया गया। मंत्री पद जाने के बाद भी सुधाकर सिंह के तेवर नरम नहीं पड़े, लगातार उनका हमला होता रहा। विवादित टिप्पणी पर आरजेडी ने उन्हें नोटिस जरूर थमा दिया। 15 दिनों की मोहलत दी गई थी जवाब देने के लिए, तो जवाब सुधाकर सिंह की तरफ से दिया गया, लेकिन उस जवाब में भी सुधाकर सिंह के वही तेवर बरकरार नजर आए। सुधाकर ने अपनी गलती मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बिना नाम लिए हुए आरजेडी नेतृत्व पर भी सुधाकर सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी में खास जाति का वर्चस्व बताने की उनकी तरफ से कोशिश की गई और उस जाति से होते तो नोटिस नहीं मिलता, इसका भी जिक्र कर दिया गया। तो सुधाकर सिंह के तेवर नर्म नहीं हुए। सुधाकर सिंह ने सवाल का जवाब भी दिया और जवाब के साथ कई सवालों को भी जन्म दे दिया जो खुद उनकी भी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। नीतीश पर लगातार विरोधी बयान देने के बाद सुधाकर सिंह को पार्टी ने नोटिस दिया था, जिसका जवाब सुधाकर सिंह ने दे दिया। सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में जो सवाल खड़े किए उस पर अब चर्चा गर्म हो चुकी है। सुधाकर सिंह ने तेजस्वी के A to Z के फॉर्मूले पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं नीतीश पर बयानबाजी की वजह से नोटिस को भी पूरी तरह से गलत करार दिया। आरजेडी जहां पार्टी के बचाव में उतरी तो वहीं जेडीयू ने तंज कसते हुए कार्रवाई तक की बात कह दी। माननीय सुधाकर सिंह जी के पूरे मामले को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहा है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो सो कॉज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्देश पर भेजा था, उसका जवाब माननीय सुधाकर सिंह जी ने दे दी है और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले को देख रहा है। ये हमारा विषय नहीं है। सुधाकर सिंह के वक्तव्य से और उनके जवाब से राजद के बारे में यह क्लियर हो गया है कि राजद A to Z का नहीं, परिवार की पार्टी है। ये समुदाय विशेष को, जात विशेष को टारगेट करके कार्रवाई करती है। हिम्मत है तो श्री तेजस्वी यादव जी भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करके दिखाएं। हिम्मत है तो वो श्री चंद्रशेखर जी पर कार्रवाई करके दिखाएं। उनमें हिम्मत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं सुधाकर सिंह जी। लगातार इन्होंने गठबंधन धर्म की मर्यादा को तार-तार किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जिन्हें महागठबंधन ने अपना नेता चुना है, उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करते रहे। इस पर हम लोगों ने अपनी कड़ी आपत्ति, कड़ा विरोध दर्ज किया। ऐसी चीजों को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सुधाकर सिंह के जवाब के बाद अब जेडीयू असहज है, आरजेडी असहज है, लेकिन हमला लगातार जारी है। अररिया से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर रानीगंज में गोलीबारी हुई है और इस दौरान 4 लोगों को गोली लगी है जो घायल बताए जा रहे हैं। चुनावी रंजिश में गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। गोलीबारी के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जगता पलार गांव की यह घटना, चुनावी रंजिश इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आती हुई गोलीबारी में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की, जिसके तहत आज वो सहरसा पहुंच रहे हैं और सहरसा के बलहा पट्टी में मुख्यमंत्री सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियां किस तरीके से लाभान्वित हो रही हैं, इसका भी जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री मॉडल अस्पताल का उद्घाटन करते हुए भी दिखेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जीविका दीदियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। अपनी समाधान यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा पहुंचेंगे और सहरसा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे यहां बलहा पट्टी जो ग्राम पंचायत है वहां पर पहुंचेंगे और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जितने भी स्कीम है उसके तहत जीविका दीदी जो है किस तरीके से लाभान्वित हो रही हैं
उसका वो जायजा लेंगे। और तमाम तरह की चीजें इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जो जीविका दीदी हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं यहाँ पर। और फिलहाल रंगोली बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। जो स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की, उसको रंगोली का रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बतख पालन के तहत बतख को रखा गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री इसका अवलोकन करेंगे। जो दरअसल ये महिला ग्राम संगठन है सहरसा में, और गरीबी निवारण हेतु जो बिहार सरकार की पहल है उसके तहत जीविका दीदियां जो हैं वो इसका संचालन करती हैं। बगल में एक बड़ा सा तालाब भी है, बेहद खूबसूरत तालाब है, और मुख्यमंत्री यहाँ पर जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे। इसके अलावा जल जीवन जो हरियाणी अभियान है उसके तहत जो दूसरे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उसका भी आकलन करेंगे, जायजा लेंगे। और इस वक्त देखिए जीविका दीदियां जो हैं बेहद खूबसूरत जो रंगोली है उसको बनाने में जुटी हुई हैं, और मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर इसका अवलोकन करेंगे। जो जीविका दीदी हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। संदेश देना चाहते हैं रंगोली के माध्यम से। रंगोली के माध्यम से इसमें ये शराब की बोतल है। हाँ, शराब की बोतल है, और दीदी और मतलब बोतल को फोड़ रही हैं। तो उत्साह है, आज मुख्यमंत्री जी इंटरेक्ट करेंगे। जी 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 जी, बहुत अच्छा। क्या बात कहनी है मुख्यमंत्री जी से? कुछ तो मन में रखी होंगी बात आप। जी, मन में क्या रखेंगे, यही बोलेंगे कि हम लोग का जो जैसे देख रहे हैं उस तरह से और देखें बढ़िया से, और अच्छा से हम लोग पे ध्यान ख्याल रखें। और क्या देखिए यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत क्या क्या फायदे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो उन सारी चीजों को दिखाया जा रहा है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जो जीविका दीदी हैं वो पशुपालन, किराना दुकान, बतख पालन, सब्जी बेचकर किस तरीके से लाभान्वित हो रही हैं। और एक मैसेज है, खुद तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो ही रही है, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं इसका फायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां का भी जायजा लेंगे। ठीक हमारे सामने पंचायत सरकार भवन है, अगर कैमरा पर्सन अजय दुबे दिखा पाए, पंचायत सरकार भवन में भी किस कदर बेहद खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। मुख्यमंत्री वहां भी पहुंचेंगे और उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। तो कुल मिलाकर काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का। इसके बाद यहां से वो समाहरणालय भी जाएंगे जहां जीविका दीदियों से वो सीधा संवाद स्थापित करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की योजनाओं से वो कितना लाभान्वित हो रही हैं, और अपने स्तर पर शराबबंदी कानून हो, बाल विवाह हो या फिर दहेज प्रथा हो, उनके उन्मूलन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए वो क्या कुछ कर रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 सहरसा। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां पर चर्चित अंकित हत्याकांड में चश्मदीद और जख्मी हरिओम कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है। गोरखपुर से इलाज कराकर लौटे हरिओम ने हत्या के पीछे पुलिस की क्रिकेट खेलने वाली थ्योरी को गलत करार दे दिया। हरिओम ने कहा कि क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद नहीं हुआ, बल्डिया मस्जिद के पास सोची समझी साजिश के तहत पहले हरिओम को चाकू मारा जाता और उसके बाद दोस्त को बचाने पहुंचे अंकित की पीट कर हत्या कर दी गई। अंकित की हत्या में चश्मदीद हरिओम के इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। अंकित हत्या के चश्मदीद से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। कारण जैसे पहले भी बताया था मैंने, ये क्रिकेट खेलने को लेकर 25 जनवरी को क्रिकेट खेला गया था गांव के बगल में ही नहर के पास में, और क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों पक्ष लड़े थे और उसी को लेकर आपसी मतभेद हो गया था, और इसी क्रम में 27 को ये फिर से घटना हुई थी। गोपालगंज के बसडीला गांव में जिस अंकित की हत्या हुई, उस हत्या के दौरान हरिओम नाम के एक छात्र को भी चाकू लगी थी और हरिओम का इलाज गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। हरिओम आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हरिओम, आपको भी घटना में चाकू लगा था? जी सर। जी कैसे पूरी घटना हुई थी? सर, हम गोपालगंज से पढ़ के आ रहे थे तो वहाँ पे लाठी डंडा और चाकू से मतलब वार कर दिया गया, पीछे सर पे यहाँ पे चोट लगा है। सर, हम अब चाहते हैं कि मतलब जो भी मतलब दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे ऐसे फिर दोबारा वो लोग ना करें सर। अच्छा, एक बात सामने आ रही थी कि अंकित पर पहले हमला हुआ कि आप पर? पहले हम पे हुआ है सर, पहले मार के, हाँ, उसके से हम बेहोश हो गए थे सर। जी सर। उसके बाद पता चला कि अंकित की हत्या हुई? जी सर। जी सर। अच्छा, विवाद की वजह क्या थी जो सामने बताई जा रही थी, जो विवाद था? सर, हमको देखिए, हम पढ़ के आ रहे थे, मतलब सर पढ़ के आ रहे थे सर, तो मतलब पहले वो लोग मारे हमको। तो देखिए बहुत ज़्यादा वो है नहीं, हम क्योंकि उस दिन रात में गोपालगंज ही थे, ठीक है, और गोपालगंज शाम को हम 5 बजे चले हैं और
कुछ देर मतलब आधा घंटा की रास्ता है। क्रिकेट खेलने को लेकर नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्रिकेट के लेकर। ये हरिओम है जिनका इलाज चल रहा था गोरखपुर में, और हरिओम को भी कई मारपीट में जो है चाकू भी लगे थे। और हरिओम का कहना ये भी है कि जो भी लोग इस कांड में दोषी हैं पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो वहीं सीतामढ़ी के मोहनपुर स्थित शिक्षक कॉलोनी में रहने वाले रेलकर्मी अनिल कुमार के घर पर हथियारबंद डकैतों ने धावा बोलकर भीषण लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घर के बच्चों को गन पॉइंट पर रखकर घर में रखे हुए करीब 8 लाख की संपत्ति समेत 50,000 रुपए नकद लूट कर ये डकैत यहां से फरार हो गए। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल इस मामले की तहकीकात शुरू की गई है। और नेपाल के जनकपुर से शालिग्राम शिला राम नगरी अयोध्या पहुंच चुकी है। भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाली शालिग्राम शिला का राम नगरी में भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और जैसे ही रामशिला शालिग्राम यात्रा जय श्री राम के नारे के साथ रामनगर में पहुंचती है, उसकी गूंज आपको हर तरफ नजर आएगी, सुनाई पड़ेगी। लोगों ने पुष्प वर्षा इस दौरान की। आज शिला का पूजन होगा। देवशिला से रामलला और मां जानकी की प्रतिमाएं तैयार की जाएंगी। नेपाल की पवित्र काली गंडकी नदी से ये पत्थर निकाले गए हैं। अभिषेक और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद शिला को 26 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। और इस दौरान शालिग्राम को बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए अयोध्या लाया गया है। दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो पूजन की सामग्री है वो यहाँ पर लाई जा चुकी है। जो कुछ पुरोहित है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फूल से भगवान शालिग्राम को यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, संवारा गया है, ये भी हम तस्वीरें एक बार फिर से वो प्रसाद की तस्वीरें दिखाइए। जो प्रसाद पूजन के दौरान 51 पुरोहित जब सुबह 10:30 बजे जब मंत्रोच्चार करके पूजन करेंगे तो उस दौरान जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा, यहाँ पर प्रसाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगातार फूलों से सजाया संवारा जा रहा है। फिलहाल जिस दौरान पूजन होगा उस दौरान जो पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जानकी मंदिर नेपाल के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये दोनों शिलाओं को इस वक्त आप देख सकते हैं भगवान शालिग्राम को यहाँ फूलों के द्वारा सजाया जा रहा है। यहाँ पर जो पुरोहित है वो पहुंचना शुरू हो गए। हम सभी एंगल से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम जरा इधर से तस्वीरें दिखाएं तो देखिए इधर से भी पूरी तरीके से सजाया संवारा जा चुका है। अब हर तरफ फूल ही फूल आपको दिखेंगे। यानी जो पुरोहित अभी फिलहाल यहाँ पर सजावट में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो मुख्य पुरोहित है 51 वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।